Good morning to one and all. Today I am here along with the fourth part of Framing the Constitution. My dear students, in today's session I am going to explain about the powers of the state. After that we will see the center is likely to break. बच्चों, जो संविधान सभा में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच क्या अधिकार होने चाहिए इसको लेकर के बहस हुई थी। उस बहस के अंतर्गत क्या मुद्दे रखे गए थे, अपनी बातों को किस तरह से रखा गया था, वो हम आज के सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल सी द नीड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। ऐसे कौन से मुद्दे थे जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने घोषणा करते हुए कहा था कि एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की स्थापना बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों है, हम उस बात को देखेंगे। एंड वी विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। असेंबली में राष्ट्र की भाषा को लेकर जो विचार आपस में एक दूसरे के सुने गए, जो बहस के दौरान जिन मुद्दों को उठाया गया, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, I am going to start with the power of the state. One of the topics most vigorously debated in the Constituent Assembly was the respective rights of the central government and the states. बच्चों, संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। Among those arguing for a strong government was जवाहरलाल नेहरू। जो लोग शक्तिशाली, एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहते थे, एक शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे, उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। As he put it in a letter to the President of Constituent Assembly, संविधान सभा के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि नाउ दैट पार्टीशन इज अ सेटल्ड फैक्ट। अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, इट वुड बी इंजीरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू प्रोवाइड फॉर अ वीक सेंट्रल अथॉरिटी विच वुड बी इनकेपेबल ऑफ एंश्योरिंग पीस, of coordinating vital matters of common concern and on speaking effectively for the whole country in the international sphere. उन्होंने कहा कि एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश की आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। स्वाभाविक सी बात है, जब एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है या एक इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को शक्तियां नहीं दी जाएगी, तो वो अपने देश के हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल फोरम पर अपनी बातों को किस तरह से रख पाएगा। तो ये सारे पावर्स उनको देने की हिमायत जो थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी की थी। The draft constitution provided for three lists of subjects. बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। बच्चों, संविधान के जो मसौदे थे वो उनको 3 सूचियों में विभाजित किया गया था। ठीक, 3 विषयों को 3 सूचियों में के अंतर्गत डाला गया। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। द सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट लिस्ट, यानी यूनियन लिस्ट की बात कर रहे हैं, वर टू बी द प्रिजर्व ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली सूची में केवल केंद्र सरकार के अधीन होने थे। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स लेने थे, जो भी विषय लेने थे, वो केंद्र सरकार के। जबकि दूसरी, वाइल दोज इन सेकंड लिस्ट वर वेस्टेड विद द स्टेट्स, और दूसरी सूची में केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत के सब्जेक्ट्स को लिए जाने थे। जबकि जो थर्ड लिस्ट थी, सेंटर एंड स्टेट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो कॉन्करेंट लिस्ट थी, उसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकार या दोनों की साझा जिम्मेदारी थी। However, many more items were placed under exclusive union control than in other federations, and more placed
on the concurrent list too than desired by the provinces. परंतु जो अन्य संघों की तुलना में अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा जो विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था, सेंट्रल यूनियन लिस्ट में रखा गया था, और कॉन्करेंट लिस्ट में प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए, ठीक है, प्रांत मान लीजिए कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट्स है जो कि दोनों को उस पर डिस्कशन करना है, लेकिन सेंट्रल और स्टेट के जो विचार है उस सब्जेक्ट्स पे नहीं बन रहे हैं, तो फिर समवर्ती सूची में क्या था कि प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है या जो उन्होंने सोच रखा है उसको वो इम्प्लीमेंट करवा सकते थे। तो ये समवर्ती सूची में प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज़्यादा विषय रखे गए थे, ठीक, जिस पर यूनियन गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती थी। द यूनियन आल्सो हैड कंट्रोल ऑफ मिनरल्स एंड की इंडस्ट्रीज, खनिज पदार्थ है ना, प्रमुख उद्योग, इस पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया। बिसाइड्स आर्टिकल 356 gave the center the power to take over state administration on the recommendation of the governor. आर्टिकल 356 में बेटा गवर्नर की सिफारिश पर, जो स्टेट में गवर्नर्स होते हैं उनकी सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया। तो इस तरह से जो राज्य की शक्तियां थी उसको और केंद्र की शक्तियों को इस तरह से विभाजित किया गया। अब बात करें कि राजकोष की, फिस्कल फेडरेशन की, सिस्टम ऑफ फिस्कल फेडरेशन की, तो उसमें अब आप जानेंगे कि उसके लिए क्या किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंडेट फॉर अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन द केस ऑफ सम टैक्सेस द सेंटर रिटेन ऑल द प्रोसीड्स, इन अदर केसेस ओके इट शेयर दैम विद द स्टेट्स। बच्चों, जो संविधान में जो फिस्कल फेडरलिज्म था, राजकोषीय संघवाद भी, उसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के रूप में उसको तैयार किया गया, एक बड़ी जटिल व्यवस्था बनाई गई। कुछ टैक्स थे बेटा, कुछ कर थे, जैसे कि कस्टम ड्यूटीज, सीमा शुल्क है ना, कंपनी टैक्सेस, कंपनी कर, इनसे होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास चली जाती थी या उसके पास रखी गई। और कुछ अन्य मामलों में, इन अदर केसेस, जैसे कि इनकम टैक्स की बात करें, एक्साइज ड्यूटी, आबकारी शुल्क की बात करें, तो इसमें होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई। और अन्य मामलों में होने वाली आय, इन स्टिल अदर केसेस ओके, जैसे कि स्टेट ड्यूटीज़ जो होती है उनके बारे में बात की जाए, इट असाइन दैम होली टू द स्टेट्स, ये पूरी तरह से राज्यों को सौंप दी गई थी, ठीक। जैसे आपने देखा होगा कि राजस्व विभाग में जो कोई प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने के संबंध में काम होते हैं, तो वो सारी जो कलेक्शन होता है स्टेट ड्यूटीज़ के अंतर्गत होता है। द स्टेट्स मीनवाइल कुड लेवी एंड कलेक्ट सर्टेन टैक्सेस ऑन देयर ऑन, राज्य सरकारों को अपने स्तर पर भी कुछ अधिकार या अधिभार या कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। जैसे कि मैंने अभी आपको बतलाया कि वे ज़मीन और संपत्ति का जो क्रय होता है ना, इंक्लूडिंग लैंड एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस, सेल्स टैक्स एंड ह्यूजली प्रॉफिटेबल टैक्स ऑन बॉटल्ड लिक्विड, जैसे कि वे ज़मीन और संपत्ति को पे आधारित जो टैक्स है वो सेल टैक्स है वो, या जो बोतलबंद शराब पर अलग से कर वसूल कर सकते थे। तो इस तरह से राज्य सरकार को और केंद्र सरकार के बीच ये जो फिस्कल सिस्टम था, फेडरलिज्म था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था कि किस तरह से टैक्सेस का कलेक्शन होगा और कौन सा टैक्स किसके द्वारा वसूल किया जाएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक, केंद्र बिखर जाएगा, ऐसी बात भी लोगों ने अपने वक्तव्य में कही थी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। The rights of the states were most eloquently defended by K. Santhanam from Madras. राज्य के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत जो करने वाले सदस्य थे वो मद्रास के सदस्य के संथनम थे। अ रीएलोकेशन ऑफ पावर वाज नेसेसरी, उन्होंने कहा
कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। किस चीज़ के लिए? ही फेल्ट दैट टू स्ट्रेंथन नॉट ओनली द स्टेट बट आल्सो द सेंटर। उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए भी शक्तियों का पुनर्वितरण करना जरूरी है। वो कैसे? There is almost an obsession that by adding all kinds of power to the center we can make it strong, and this was a misconception, said संथानम। उन्होंने कहा कि यह दलील एक जिद सी बन गई है कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वो मजबूत हो जाएगा। संथानम ने कहा कि ये बिल्कुल गलत फहमी है कि सारे अधिकार अगर केंद्र के पास दे दिए जाए तो शक्तिशाली हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर केंद्र के पास ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, ठीक है, तो वो प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। संथानम ने इस तरह की अपनी टिप्पणियां दी और उसके कुछ दायित्वों की कमी करने से और उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो सकता है। इस तरह की जो विचार है वो के संथानम ने अपने उद्बोधन में दिए थे, है ना। इफ़ द सेंटर वॉज ओवरबर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी इट कुड नॉट फंक्शन इफेक्टिवली। By relieving it to the sum of its functions and transferring them to the states, the center could, in fact, be made stronger. उन्होंने कहा कुछ दायित्व केंद्र के सरकार के पास से लेकर के राज्यों को दे दिया जाए तो केंद्र इससे इफेक्टिवली वर्क करेगा और ज़्यादा वो मजबूत हो सकेगा। एज फॉर द स्टेट, जहाँ तक राज्यों का सवाल है, संथानम कहते हैं, संथानम फेल्ट दैट द proposed allocation of powers would क्रिपल दैम। कहते हैं कि शक्तियों का जो मौजूदा वितरण किया गया है उससे राज्यों को वो पंगु बना देगा, क्रिपल दैम। एंड फिजिकल प्रोविजन वुड इम्पोरिज द प्रोविंसेस सिंस मोस्ट टैक्सेस एक्सेप्ट लैंड रेवेन्यू हैड बीन मेड द प्रिजर्व ऑफ द सेंटर। वो कहता है कि जो आपने राजकोषीय प्रावधान किए हैं टैक्सेस को लेकर के, तो प्रांतों को, स्टेट्स को खोखला कर देगा, क्योंकि सिर्फ उनको क्या कौन से राइट्स दिए गए हैं? उन्हें केवल लैंड रेवेन्यू को कलेक्शन का, भू राजस्व के अलावा जो जितने भी टैक्सेस है ज़्यादातर वो केंद्र सरकार के अधिकार में दे दिए गए हैं। विदाउट फाइनेंस हाउ कुड द स्टेट अंडरटेक एनी प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि यदि पैसा ही नहीं होगा तो राज्य विकास की परियोजनाएं कैसे चला पाएगा। और वो कहते हैं आई डू नॉट वांट एनी कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द यूनिट हैज़ टू कम टू द सेंटर एंड से आई कैन नॉट एजुकेट माई पीपल। वो कहते हैं कि मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें जो यूनिट्स हैं, स्टेट्स हैं, इकाई, वो केंद्र को आकर ये कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। मैं उन्हें साफ़ सफाई नहीं दे सकता, मैं उन्हें सड़कें नहीं दे सकता, उनके लिए इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। इन सबको इस्टेब्लिश करने के लिए, सब देने के लिए मुझे खैरात दे दीजिए। मैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहता हूँ। तो के संथानम ने अपनी बातों को इस तरह से रखा था। अच्छा, संथानम ने कहा कि अगर पर्याप्त जांच पड़ताल के बिना ये जो शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू कर दिया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। संथानम प्रेडिक्टेड अ डार्क फ्यूचर इफ द प्रोपोज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वाज अडॉप्टेड विदाउट फर्दर स्क्रूटनी। इन अ फ्यू ईयर्स ही सेड ऑल द प्रोविंसेस वुड राइज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द सेंटर। उन्होंने कहा कि कुछ ही सालों में सारे प्रांत, जितने भी स्टेट्स हैं, वो केंद्र सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे अगर हमने पर्याप्त शक्तियों का वितरण जो है वो ना किया। तो बच्चों, इस तरह से के संथानम ने अपनी बातों को रखा था और प्रांतों के बहुत सारे जो सदस्य भी थे उनके मन में भी आशंकाएं थी, वे भी परेशान थे। उन्हें जमकर जोर लगाया कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है और जो यूनियन लिस्ट में कम से कम विषयों को रखा जाए। और उड़ीसा के एक सदस्य ने तो यहाँ तक चेतावनी दे डाली थी कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण जो है वो केंद्र बिखर करके रह जाएगा। जब व्यक्ति पर अगर हम इसको व्यवहारिक तौर पर देखें, जब किसी एक व्यक्ति या शख्स के पास बहुत ज़्यादा वर्क होता है तो वो जो भी वर्क को परफॉर्म करता है उसकी क्वालिटी में ज़रूर फ़र्क आ जाता है। तो वो इसी को आधार बनाते हुए अपने विचारों को रख रहे थे। Now dear students, we have to move towards the what we want today is a strong government. आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। इस
बात को लेकर के जो वहाँ बहस हुई थी या जो मुद्दों को रखा गया था उसको समझने की कोशिश करते हैं। द आर्ग्यूमेंट फॉर ग्रेटर पावर टू द प्रोविंसेस प्रोवोक्ड अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इन द असेंबली। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग से सभा में तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी थी। ठीक, द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर had been underlined on numerous occasions since the Constituent Assembly had begun its session। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को कई अवसरों पर अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया जा चुका था। ठीक, और अंबेडकर हैड डिक्लेयर्ड दैट ही वांटेड अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर मच स्ट्रॉन्गर देन अ सेंटर वी हैड क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन ऑफ 1935। अंबेडकर ने घोषणा की थी, अंबेडकर जी ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं। 1935 के जो गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र, उसकी डिमांड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की। रिमाइंडिंग द मेंबर्स ऑफ द राइट्स एंड वायलेंस दैट हैड राइपिंग द नेशन अपार्ट, many members had repeatedly stated that the power of the center had to be greatly strengthened to enable it to stop and communal frenzy। बच्चों, उन्होंने कहा कि जो सड़कों पर हिंसा हो रही हिंसा, जो उस समय देश का विभाजन हुआ था उसको लेकर के, और देश के टुकड़े टुकड़े हो रहा था, देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, सड़कों पर हिंसा हो रही थी, उन सब बातों का हवाला देते हुए उन्होंने बहुत सारे सदस्यों ने बार बार यह कहा था कि केंद्र की शक्तियों में भारी इजाफा होना चाहिए। क्यों? ताकि वो जो सांप्रदायिक हिंसा है उसको रोका जा सके। एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली केंद्र सरकार ही इन सभी परेशानियों और सांप्रदायिक हिंसा को रोक सकने में सक्षम हो सकती है। ऐसा उन्होंने अपने तरफ से बात को रखा था। प्रांतों के लिए वो अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए जब लोग कह रहे थे कि नहीं, प्रांतों को भी ढेर सारा पावर जो है वो दिया जाना चाहिए, तब गोपाल स्वामी अय्यर ने क्या कहा? गोपाल स्वामी अय्यर declared that the center should be made as strong as possible। उन्होंने कहा केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। वन मेंबर फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंसेस, बालकृष्ण शर्मा, एक संयुक्त प्रांत के सदस्य थे बालकृष्ण शर्मा, उन्होंने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला, ठीक, कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना ज़रूरी है ताकि वो देश के हित में योजनाएं बना सके। बालकृष्ण शर्मा reasoned a length that only a strong center could plan for a well-being of the country, mobilize the available economic resources, and establish a proper administration and defend the country against foreign aggression। उन्होंने कहा, बालकृष्ण शर्मा ने, कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना बहुत ज़रूरी है, वही एक शक्तिशाली केंद्र की सरकार देश के हित में योजना बना सके ताकि वो वहाँ उपलब्ध जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, आर्थिक संसाधन हैं, उनको जुटा सके, एक व्यवस्थित उचित प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को, शासन व्यवस्था को स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके। इसलिए हमें एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी। बिफोर पार्टीशन ऑफ द कांग्रेस हैड एग्रीड टू ग्रांट कंसिडरेबल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। विभाजन से पहले कांग्रेस ने प्रांतों को काफ़ी स्वायत्तता देने की पर अपनी जो बात है, अपनी सहमति व्यक्त की थी। दिस हैड बीन पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू एश्योर द मुस्लिम लीग दैट विद इन द प्रोविंसेस वेयर द मुस्लिम लीग केम टू पावर द सेंटर वुड नॉट इंटरफेयर। कुछ हद तक मुस्लिम लीग की बात की जाए तो मुस्लिम लीग को इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि जिन प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार बनी है वहाँ दखलंदाजी नहीं की जाएगी। इस बात की स्वायत्तता को लेकर के भी कांग्रेस ने सोचा था, पर बंटवारे को देखने के बाद ज़्यादातर जो राष्ट्रवादी थे, नस्लिस्ट थे, उनकी अब राय बदल चुकी थी। उनका कहना था कि अब एक ऐसे देश की एक ऐसी विकेंद्रीकृत संरचना के लिए काम करना होगा जो पहले जैसे राजनीतिक दबाव वे हमें नहीं पड़ना चाहिए और हमें राजनीतिक दबाव से बचते हुए काम करना चाहिए। एक शक्तिशाली, एक पावरफुल विकेंद्रीकृत संरचना की उन्होंने पहल की थी। देयर वॉज ऑलरेडी अ यूनिटरी सिस्टम इन प्लेस इम्पोज बाय अ कॉलोनियल गवर्नमेंट। औपनिवेशिक सरकार शासन द्वारा जो थोपी गई एकल व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी।
ठीक है। और उस जमाने में हुई घटनाओं से जो केंद्रीयतावाद कह लीजिए, सेंट्रलाइजेशन, उसको बढ़ावा मिला, जिसे अब अफरा तफरी पर अंकुश लगाने, देश की आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी माना जाने लगा था। तो इस तरह से एक पावरफुल यूनियन गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कॉन्सेप्ट था वो उभर करके सामने आया था। तो आपने इस मैंने जो आपको अभी समझाया उसमें आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे के उनके विचार देखे, आपने जो लिस्ट बनाई गई थी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसके सब्जेक्ट्स को देखा, आपने जो फिस्कल सिस्टम था उसको जानने की कोशिश किया, आपने के संथानम के बारे में बात जो उनके विचार थे उसको समझा। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बालकृष्ण शर्मा, गोपाल स्वामी अय्यर, इनके विचारों को समझा कि किस लिए हमें एक मजबूत शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। बच्चों, जब एक देश में विभिन्न भागों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हो, उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग अलग हो, तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है जब वहाँ अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, कैसे लोग एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, जबकि वे एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते हैं। ठीक, संविधान सभा में भाषा के मुद्दों पर कई महीनों तक बहस हुई और कई बार काफ़ी तनातनी भी पैदा हो चुकी थी। उसी को हमें समझना है कि वहाँ ऐसी कौन सी परिस्थिति या कौन सी चीज़ ऐसी निर्मित हुई थी। By the 1930s, the Congress had accepted that Hindustani ought to be the national language. 30 के दशक में कांग्रेस ने मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। ठीक है, हिंदुस्तानी को। महात्मा गांधी फेल्ट दैट एवरीवन शुड स्पीक इन लैंग्वेज दैट कॉमन पीपल कुड इजीली अंडरस्टैंड। और महात्मा गांधी जी का मानना था कि हर एक को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें। हिंदुस्तानी क्या था? हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू के मेल से बनी एक भाषा थी। हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी। ठीक, आज भी कई सारे लोग, कई व्यक्ति हिंदी और उर्दू के शब्दों को मिला करके बोलते हैं। कई ऐसे शब्दावलियां हैं जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों का मेल आप देख सकते हैं। हिंदुस्तानी, a blend of Hindi and Urdu, was a popular language of the large section of the people of India. ये भारतीय जनता से जुड़े बहुत बड़े हिस्से में की भाषा थी। ठीक, एंड इट वॉज कंपोजिट लैंग्वेज एनरिच्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक साझी प्रथा थी। इसमें कई सारी संस्कृतियों के लोगों को शामिल थे जो हिंदी बोलते थे, उर्दू बोलते थे, और एक मिली जुली संस्कृति थी। जैसे जैसे समय बीता, over the years it had incorporated words and terms from very many different sources and was therefore understood by the people from various regions. जैसे जैसे समय बीतता गया, बहुत तरह के ऐसे जो सोर्सेस थे, उसे नए नए शब्द, अर्थ इसमें समाप्त चले गए और उसे विभिन्न क्षेत्रों के बहुत सारे लोग समझने लगे थे। ठीक, दिस मल्टीकल्चरल लैंग्वेज Mahatma Gandhi thought would be the ideal language of communication between diverse communities. महात्मा गांधी जी को लगता था कि यह बहुसांस्कृतिक भाषा है जो विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा हो सकती है, और वह हिंदुओं और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण को के लोगों को एकजुट कर सकती है। महात्मा गांधी जी thought that it could unify Hindus and Muslims and people of the north and the south. तो इस तरह से हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्र की भाषा के तौर पर राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, इसको लेकर के विचार चल रहा था। ये लगभग 30 के दशक में कांग्रेस ने मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। बच्चों, आज के सेशन में आपने इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश की है। आगे देखते हैं। From the end of 19th century, however, Hindustani as a language had been gradually changing. 19वीं सदी के आखिर से एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। As communal conflicts deepened,
हिंदी एंड उर्दू ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग अपार्ट। जैसे जैसे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे, हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर चल जा रही थी। On the one hand, there was a move of Sanskritized Hindi, purging it of all words of Persian and Arabic origin. एक तरफ तो हम देख रहे थे कि ये हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही है, और एक तरफ तो फारसी और अरबी मूल के जो सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृतनिष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी। हिंदी से फारसी और अरबी के शब्द हटाकर के उसमें संस्कृत के शब्द डाले रहे थे। और दूसरी तरफ क्या था, उर्दू लगातार फारसी के नज़दीक होती चली जा रही थी। उर्दू वॉज बीइंग इंक्रीजिंगली पर्सनाइज्ड। फारसी का उसमें ज़्यादा अब सरोकार दिख रहा था। नतीजा ये हुआ कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। ठीक, एज अ कॉन्सिक्वेंस लैंग्वेज बिकेम एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। भाषा भी जो थी वो धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। महात्मा गांधी हैव रिटेन्ड हिज फेथ इन कॉम्पोजिट कैरेक्टर ऑफ हिंदुस्तानी, लेकिन हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था कम नहीं हुई थी। जो कल हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से वहाँ पर हिंदी की हिमायत करने वाले लोग भी थे और किन लोगों ने इस हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के दर्जा मिलने में आपत्तियां दर्ज की थी। हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।